हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजय और आप देख रहे हैं टेक्निकल नौकरी वाला। आज हम एक नए वीडियो में उपस्थित है जो कि बीटीएससी के एग्जाम तिथि से संबंधित है। आज हम बात करने वाले हैं बीटीएससी जिसका फॉर्म अप्लाई करने का डेट लास्ट हो चुका है 18 अक्टूबर को। उसका आज हम बात करने वाले हैं कि इसका जो परीक्षा है कब तक होने की संभावना है, विभाग में इसका परीक्षा को लेकर क्या तैयारी चल रहा है, साथ ही इतने कम समय में इस एग्जाम के लिए हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, किस तरह से पढ़ें, इसका सिलेबस क्या है, इन तमाम सारी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक, जहां आपको जानकारी मिलेगी बीटीएससी का संभावित एग्जाम तिथि कब तक है, इसमें परीक्षा कब तक हो सकता है और इसका सिलेबस क्या कहता है और किस तरह से तैयारी करें इतने कम समय में। इन तमाम बातों पर आज हम बिना समय गंवाए सीधे चलते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसका जो है फॉर्म भरने के लिए डेट लास्ट हो चुका है। यहाँ आप साफ क्लियर देख सकते हैं कि 19/9/2023 से शुरू हुआ था ये फॉर्म भरने के लिए, जिसका लास्ट 18 अक्टूबर को हो चुका है। अर्थात यह फॉर्म भरने के लिए क्लोज हो चुका है। ठीक है, 18 अक्टूबर को डेट ओवर हो चुका है, यह फॉर्म अब भराना बंद हो चुका है। लेकिन इससे पहले जो एग्जाम हो चुका है आईटीआई लेवल का इंस्ट्रक्टर का, लैब इंस्ट्रक्टर का आईटीआई का, जो कि 7 सितंबर से 16 सितंबर तक जो एग्जाम हो गई थी, उसमें एक टेक्निकल इशू ये आया था कि उस एग्जाम में केवल एनसीवीटी वाले को मान्यता मिली थी फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो बाद में एससीवीटी वालों ने विभाग से मिलकर कुछ अपना विचार परामर्श किया और इस तरह से बीटीएससी ने फिर से विचार किया है कि जो भी कैंडिडेट छूट गए थे एससीवीटी वाले, जो आईटीआई लेवल वाले एग्जाम में नहीं बैठ पाए थे, उनके लिए फिर से पोर्टल खोल दिया गया है। ठीक है, तो यह जो पोर्टल खोल दिया गया है, आपको आप देख पाएंगे यहाँ 20 अक्टूबर के डेट में। ठीक है, यह पोर्टल फिर से एससीवीटी वालों के लिए 20 अक्टूबर के डेट में खोल दिया गया है अप्लाई करने के लिए। और ये जो लास्ट होने वाला है 3 नवंबर को लास्ट करेगा। ठीक है, 3 नवंबर को लास्ट करेगी। तो इतना तो मान लीजिए कि 3 नवंबर तक आगे अपना जो डिप्लोमा या बीटेक लेवल का वैकेंसी है उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होने वाले। जब तक ये 3 नवंबर तक आईटीआई एससीवीटी वालों का डेट ओवर नहीं हो जाता, तब तक इस पर विभाग किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेगी। तो 3 नवंबर जब डेट लास्ट कर जाएगी आईटीआई एससीवीटी वालों के लिए, उसके बाद विभाग की क्या इंटरनल स्ट्रेटजी रहेगी एग्जाम को लेकर, तो यहाँ आप देख पाएंगे कि जो अपना डिप्लोमा बीटेक लेवल का जो फॉर्म था वो ऑनलाइन एग्जाम 18 अक्टूबर को ओवर हो चुका है। और इसके रिलेटेड जो है टेंटेटिव एग्जाम डेट आपको डिप्लोमा बीटेक लेवल के लिए जो एग्जाम होगा उसका 3 नवंबर को लास्ट करने के बाद विभाग 15 नवंबर तक, ठीक है, 15 से 20 नवंबर तक आपको 100% एग्जाम की तिथि, टेंटेटिव एग्जाम की तिथि घोषित कर दिया जाएगा, घोषणा कर दिया जाएगा कि आपका एग्जाम किस डेट में होगा। तो आपको 15 से 20 नवंबर के आसपास आपको डेट पता चल जाएगी कि आपका एग्जाम कब है, क्योंकि यह विभाग बहुत ही कम समय में एग्जाम लेने वाली है। ठीक है, बहुत ही कम समय आपको पढ़ने के लिए देगा, इसीलिए आप अभी से ही प्रिपेयर रहे। तो 15 से 20 नवंबर तक आपको एग्जाम का तिथि पता चल जाएगा और नेक्स्ट 10 डेज में आपको एडमिट कार्ड दे करके आपको 25 नवंबर से लेके दिसंबर फर्स्ट वीक में इसका सीबीटी एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, 25 नवंबर से लेके दिसंबर फर्स्ट वीक में यह सीबीटी एग्जाम ले लेगा विभाग। ठीक है, इस तरह से अगर देखा जाए तो आपके पास मोटा मोटी मिला जुला के 1 महीने का समय है। 1 महीना से अधिक समय यह विभाग नहीं देने वाला है, चूंकि श्रम संसाधन की ओर से गाइडलाइन मिल चुका है आपको बीटीएससी को कि यह वैकेंसी को इसको मार्च तक, मतलब फरवरी लास्ट मार्च स्टार्टिंग तक इस वैकेंसी को कंप्लीट कर देना है। तो अगर इस वैकेंसी को कंप्लीट करना है तो आपको दिसंबर फर्स्ट वीक में इसको एनी हाउ एग्जाम लेना होगा। तभी दिसंबर फर्स्ट से सेकेंड वीक में ये जब एग्जाम ले लेंगे तो दिसंबर लास्ट तक ये क्या करेंगे, आपको आंसर की और रिजल्ट पब्लिश कर देंगे। फिर आपका जनवरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे और फरवरी से मार्च तक इसका क्या हो जाएगा, आपको ज्वाइनिंग का प्रोसेस करके आपको ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। बिफोर मार्च इस वैकेंसी को कंप्लीट करना है, ऐसा श्रम संसाधन विभाग का गाइडलाइन बीटीएससी को मिल चुका है, ये आप दिमाग में घुसा लो। तो अगर यह बिफोर मार्च वैकेंसी को कंप्लीट करेगी तो जिस तरह से आपको तत्काल में हम अनुमान लगा के बता रहे हैं एग्जाम डेट का, तो मिला जुला के देखा जाए तो 2 से 4 दिन का आगे पीछा रहेगा और उसी आसपास यह विभाग एग्जाम लेने वाली है। क्योंकि इस विभाग की जो स्ट्रेटजी है आईटीआई लेवल से ही हम लोग देख चुके हैं
कि यह बहुत ही कम समय दे रही है। आईटीआई वालों में भी जैसे एग्जॉस्ट किया था, अगला 1 हफ्ता के अंदर एग्जाम डेट दे दिया था और उसके 1 हफ्ता के अंदर 7 सितंबर से एग्जाम शुरू कर दिया था और 1 हफ्ता के अंदर 16 सितंबर तक यह एग्जाम ओवर हो चुका था। इस तरह से सेम आपको डिप्लोमा और बीटेक लेवल पर भी यही स्ट्रेटेजिक विभाग की रहेगी, यही तैयारी है। तो आप अभी से इस तैयारी में लग जाए, आपके पास समय बहुत ही कम है, मिला जुला के मात्र 1 महीने के समय है। तो इतने कम समय में हम अपने आप को कैसे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, किस तरह से तैयारी करें, इसका सिलेबस क्या कहता है, इस पर अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी इसका सिलेबस देख चुके हैं। तो आप जो भी फॉर्म भरे हैं अपना कैटेगरी के अगर सिलेबस देखेंगे तो उस सिलेबस के अंदर आपने देखा होगा कि 100 से किसी में 150, किसी में 125, किसी में 120, किसी में 130 पेज का इतना वास्ट सिलेबस दिया हुआ है। तो इतना वास्ट सिलेबस के बावजूद हम अब कम समय में अपने आप को किस तरह से तैयारी करेंगे कि हम इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके। अगर चर्चा करते हैं तो फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपने ग्रुप 9 में अप्लाई किया है इस वैकेंसी को, ठीक है। तो ग्रुप 9 में अगर आपने अप्लाई किया है तो वेबसाइट से जाकर जैसे ही आप सिलेबस उसका डाउनलोड करेंगे तो ग्रुप 9 के लिए कुछ इस तरह का आपको पीडीएफ वहां पे मिलेगा। तो यह पीडीएफ जो है आप देख पाएंगे कि लगभग यह 130 पेज के आसपास है। तो क्या इतने कम समय में 130 पेज के सिलेबस को कवर करना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। उसमें भी इसमें क्या है कि ग्रुप वाइज ब्रांच को बांटा गया है, मतलब एक ग्रुप में 3 से 4, 2 से 3 ब्रांच को रखा गया है। तो अगर ग्रुप 9 की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप साफ देख पाएंगे कि ग्रुप 9 में कौन कौन से ब्रांच है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है पहला और दूसरा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। इस तरह से देखा जाए तो 2 ब्रांच को एक ग्रुप में बांट दिया गया है। तो कहने का मतलब है इस पीडीएफ के अंदर जो सिलेबस है दोनों ब्रांच के लिए, ठीक है, दोनों ब्रांच के लिए है। तो समय आपके पास कम है क्योंकि अगर कॉमन एग्जाम होता है, ठीक है, ग्रुप वाइज अगर एग्जाम लेता है कि ग्रुप वाइज वाले को भाई एक ही पेपर रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तब वहां पर क्या होगा, यहाँ पर 2 केस है। अगर ग्रुप वाइज एग्जाम होता है तो वहां पे आपको ये दोनों ब्रांच का सिलेबस कवर करना चाहिए अगर इस तरह से एग्जाम लेगा तो। लेकिन अगर आपका ब्रांच वाइज पेपर होता है, आपका जिस ब्रांच से आपने अप्लाई किया है उसी ब्रांच से अगर क्वेश्चन आता है तो सिर्फ आपको अपना ब्रांच पर फोकस करना है। तो ये जो पीडीएफ है इसके अंदर जो ग्रुप में दोनों ब्रांच का दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, अपने ब्रांच का इसका पेज में जाएंगे, जहां से अपने ब्रांच का आपको सिलेबस दिख रहा है उसको ही कवर करना है। ऐसे भी देखा जाए तो समय बहुत कम है। अगर मान लो कि ग्रुपिंग वाइज ही एग्जाम होता है, मतलब इस ग्रुप में दोनों ब्रांच का दिया हुआ है, तो दोनों ब्रांच से अगर आपको पेपर में आते हैं तो आपके पास समय कम है। तो जिस तरह से आपको पता है कि हमारे पास समय बहुत ही कम है, तो दूसरे ब्रांच के सिलेबस को कवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर आपका जो ब्रांच है उस चीज को आप कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं, तो दूसरे ब्रांच पे माथा बिल्कुल नहीं लगाएं। आपका जो ब्रांच है, जो कैटेगरी है, उस ब्रांच पर फोकस कीजिए और कम समय में आप अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए चलते हैं हम लोग कि इस पीडीएफ में मान लो कि मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए पीडीएफ में हम कहां पर जाएंगे, मेरा किस तरह से सिलेबस मिलेगा। तो जैसे आप इस पीडीएफ को स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे ओवरव्यू दिया हुआ है आपको हर कुछ का, फिजिक्स का, WCS का, जैसे फोर्स एंड मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी। तो सीधे अगर हम चलेंगे अपने ब्रांच पर इलेक्ट्रिकल वाले के लिए, तो आप जब जाएंगे पेज नंबर 15 पर, हम ब्रांच वाइज करेंगे, इस पीडीएफ के पेज नंबर 15 पर जाएंगे तो यहाँ साफ मेंशन है, यहाँ देख सकते हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मतलब यहाँ से जो आपको सिलेबस मिल रहा है ये क्या चीज का, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें आप देख पाएंगे साफ, आप यहाँ देख सकते हैं कि इस ब्रांच के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है। तो यहाँ आप देख पाएंगे यूनिट 1 में हमको पढ़ना है ओवरव्यू, क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अंदर जो भी आता है, रेसिस्टेंस है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, डायोड है, ठीक है, ये सब का आपको ओवरव्यू पढ़ना होगा। नेक्स्ट बात करेंगे यूनिट 2 में एनालॉग ऑफ सर्किट, ठीक है। फिर इस एनालॉग ऑफ सर्किट के अंतर्गत ऑपरेशनल एम्पलीफायर वगैरह आता है, इसका डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर यूनिट 3 में आएंगे ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको आपको इसके अंतर्गत क्या क्या चीज पढ़ना है वो भी दिया हुआ है सब टॉपिक वाइज। फिर यूनिट 4 में इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पढ़ना है। इसी प्रकार से नीचे बात करेंगे यूनिट 5 में आपको एसी सर्किट पढ़ना है। एसी सर्किट के अंतर कौन कौन सा टॉपिक आपका कंप्लीट होना चाहिए वो भी चीज लिखा हुआ है। जैसे एसी सर्किट के अंदर आपको साइकिल का ज्ञान होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पीरियोडिक टाइम, एम्पलीट्यूड, एंगुलर वेलोसिटी वगैरह वगैरह।
RLC सीरीज सर्किट, AC सर्किट जो भी है आपको डिटेल वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, चैप्टर वाइज। फिर नेक्स्ट बात करें हम लोग ट्रांसफार्मर एंड मशीन्स का, तो ट्रांसफार्मर एंड मशीन के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे नीचे टॉपिक में दिया हुआ है। फिर आपको आ जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिज्म आ जाता है। इस तरह से आप देखें कि आपको अगर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है तो आपको टेक्निकल में कौन कौन से टॉपिक को कवर करना चाहिए यहाँ पे साफ मेंशन है, ठीक है। इसी का आप फिर जब नीचे जाएंगे पीडीएफ में तो पूरा डिटेल दिया हुआ है कि अगर ट्रांसफार्मर एंड मशीन पढ़ना है तो ट्रांसफार्मर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आपका कंप्लीट होना चाहिए। उस चीज को देखने के लिए जैसे आप फिर पीडीएफ के नीचे जाएंगे, ठीक है, वहां आपको डिटेल वाइज मिल जाएगा। डिटेल में जब आप जाएंगे इस पीडीएफ के, तो जैसा कि हमने बताया कि हर टॉपिक का फिर डिटेल दिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे यूनिट 3 में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आपने देखा था कि हमको भाई सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पढ़ना है, तो फिर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के अंतर्गत क्या क्या चीज पढ़ना चाहिए, तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कितने तरह का होता है, ठीक है, सेल टाइप, कोर टाइप का पूरा डिटेल, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसमें पार्ट और फंक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद मटेरियल यूज फॉर डिफरेंट पार्ट, CRGO क्या होता है, ठीक है, कोल्ड रोल्ड ओरिएंटेड स्टील इत्यादि, CRGO क्या होता है, CRNGO क्या होता है, HRGO एटमॉस्फेरिक कोड क्या होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, उसका EMF इक्वेशन क्या है, ट्रांसफार्मर का यूज क्या है, यहाँ साफ डिटेल दिया हुआ है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ट्रांसफार्मर में कौन कौन से टेस्ट होता है, उसका डायग्राम क्या है, जैसे कि नो लोड टेस्ट हो गया, ठीक है, ओवरलोड टेस्ट हो गया, ठीक है, ट्रांसफार्मर में कौन कौन सा लॉस होता है, आयरन लॉस, कॉपर लॉस वगैरह जो भी है पूरा डिटेल में दिया हुआ है। इस तरह से देखा जाए तो ये पीडीएफ जो है या सिलेबस जो है वो भास्ट नहीं है, चूंकि इतना डिटेल में मेंशन करके दिया हुआ है आपको पढ़ने में आसानी हो, इसलिए टॉपिक वाइज दिया हुआ, इसलिए यह पीडीएफ इतने पेज का बना हुआ है। तो यहाँ पे किसी भी तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आपको साफ मेंशन दिया हुआ है, यहाँ तक कि टॉपिक के अंदर डिटेल तक दिया हुआ है कि आपको ये चीज पढ़ना है, तो फिर क्या दिक्कत है भाई। अगर समय कम है, पॉसिबल है तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अभी हम रेकमेंड करेंगे आपको कि उतना डिटेल में आप अपने सिलेबस को ना पढ़ें, आप केवल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को टच करें, ठीक है। जितना आप अधिक से अधिक बहुवैकल्पिक क्वेश्चन को, प्रश्न को पढ़ेंगे उतना ही आपको कम समय में अच्छा तैयारी होगा, ठीक है। अगर कोई टॉपिक है जो आपका वीक है, कमजोर है, तो उस पर उतना टाइम वेस्ट ना करें, जो आपको टॉपिक है उसी को और मजबूत बनाएं, ठीक है, मजबूत बनाएं। इस सारी तैयारी करने के लिए आपको हम एक वेबसाइट को रिकमेंड करेंगे जहां जाकर आप कम समय में अपना तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको ITI लेवल से लेके ITI डिप्लोमा से लेके बीटेक लेवल, यहां तक कि गेट लेवल तक का उसमें MCQ टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप इस वेबसाइट पे जाके अपनी तैयारी को कम समय में बेहतर बना सकते हैं, जहां आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। तो इस अगर वेबसाइट की बात करेंगे तो इस वेबसाइट का नाम है इलेक्ट्रिकल फॉर यू, जो कि स्टैंडर्ड वेबसाइट है। जैसे आप गूगल में लिखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का खुलेगा, ये देखिए। इस वेबसाइट के मदद से मैं भी तैयारी कर चुका हूं और कई विभागों में रिजल्ट दे चुका हूं, इसलिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वेबसाइट पे जाएं और इस वेबसाइट को जैसे आप खोलेंगे इलेक्ट्रिकल फॉर यू को, तो लेफ्ट तरफ आपको MCQ टाइप क्वेश्चन का लिंक दिया हुआ है। जैसे आप MCQ को क्लिक करेंगे, यह वेबसाइट विशेष रूप से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको टॉपिक मिलेगा, इस वेबसाइट के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक है। तो आप यहाँ देख लीजिए कि इलेक्ट्रिकल MCQ में कौन कौन से टॉपिक है। एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन है, तो आपको ये सोचना है कि ये मेरा टॉपिक है या नहीं है, ये चैप्टर मेरा है या नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से आते हैं तो आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पक्का होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका चैप्टर पक्का होगा। वहीं अगर आप इलेक्ट्रिकल से आते हैं तो इसको और थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो देखिए इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव है, ये सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों का चैप्टर होता है। तो जैसे इसके अंदर आप जैसे ही यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रत्येक चैप्टर वाइज 500, 700, 1000 स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, जो कि आपको ITI से लेके गेट लेवल तक के एग्जाम में NTPC हो गया, बार्क हो गया, DRDO हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, तमाम प्रकार के टेक्निकल जो एग्जाम होते हैं वहां से पूछे गए क्वेश्चन ही यहाँ आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो क्वेश्चन खुलेगा आपको कुछ इस तरह का खुलेगा, देखिए कुछ इस तरह का आपको क्वेश्चन खुलेगा। जैसे कि
यहाँ पे देखिए पेज 1 ऑफ 114, मतलब इसके अंदर 114 पेज है और इसका ये प्रश्न सब है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ फील्ड करंट इज डिक्रीज इन शंट डीसी मोटर द स्पीड ऑफ द मोटर, मतलब शंट फील्ड करंट अगर हम घटाते हैं डीसी शंट मोटर का तो इसका स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप डीसी मशीन पढ़े होंगे, डीसी मोटर जनरेटर पढ़े होंगे, तो डीसी मोटर का क्या होता है, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईबी बाई फ्लक्स होता है, इतना आपको पता होगा। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो हम सभी यहाँ से समझ सकते हैं कि जैसे ही फ्लक्स का मान घटेगा तो स्पीड बढ़ेगा। फ्लक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर फ्लक्स का मान बढ़ाएंगे तो स्पीड घटेगा, फ्लक्स का मान घटाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, फील्ड करंट को घटाया गया है, फील्ड करंट घटेगा तो क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस वेबसाइट के अंतर आपको क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक किया आपने तो ये क्या हो गया, ग्रीन हो गया। ग्रीन हो गया इसका मतलब आपका आंसर सही है, ग्रीन हो गया इसका मतलब आपने जो आंसर लगाया ये सही है। वहीं अगर आप कोई रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए कि हमने डिक्रीज को सेलेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इस तरह से यह बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है आपको कम समय में तैयारी करने के लिए। लगभग सभी के पास स्मार्टफोन है, आप अपने स्मार्टफोन में खोल सकते हैं और यहाँ से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं अपना चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन को निकाल के। अगर आप मान लो कि हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से आप कन्वर्ट कर पाओगे। यहाँ 3 डॉट पे जाना है, 3 डॉट पे जाके आप इसके सेटिंग में जाके लैंग्वेज को ही बदल सकते हैं और हिंदी में भी प्रश्न को खोलकर पढ़ सकते हैं। इस तरह से यहाँ से आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि इस वैकेंसी के लिए बहुत ही कम समय है आपके पास, इसलिए अगर इसमें आप नौकरी प्राप्त करने के इच्छुक है और नौकरी लेना चाहते हैं तो अभी से दिन रात एक कर दीजिए और लग जाइए, मेहनत कीजिए। और इसका जो टेंटेटिव एग्जाम तिथि या सीबीटी एग्जाम का है लगभग उसी के अप्रोक्स आपको रहेगा। यह विभाग बहुत ही कम समय आपको देने वाला है, ठीक है, परीक्षा के लिए, तैयारी के लिए। तो अभी से क्यों ना हम तैयारी करें, अभी से आप तैयारी कर जाएं और बेहतर करें, नौकरी पाएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।